नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र मधुकर और आप देख रहे हैं आपनी खबर। और मेरे साथ आज हैं रीट के एक्सपर्ट्स जो बताएंगे कि पेपर किस तरह का था, उसका स्तर क्या था और लगभग कितने विद्यार्थी पास हो जाएंगे। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे बीच एक टीम बैठी है पैनल में। विनोद शर्मा जी हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जीएस चौधरी साहब हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। और इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं प्रवीण स्वामी जी। नमस्कार जी। सबसे पहले सवाल विनोद जी आपसे लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो रीट का जो पर्चा हुआ 24 तारीख की बात करेंगे हम, जो पर्चा हुआ वो भी पर्चा आपके पास होगा। इस पेपर की बात करें तो ये पेपर का स्तर कैसा था? राजनीति विज्ञान की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे, अपेक्षित थे, क्या वही प्रश्न पूछे गए या कठिन थे? पेपर का स्तर क्या था? सर सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों को एडवांस में शुभकामनाएं मेन पेपर के लिए। हाँ सर, जैसे भी आपने क्वेश्चन पूछा है कि पेपर का जो स्तर देखा जाए तो अच्छा था, लेकिन जो जितना होना चाहिए था थोड़ा सा उससे टफ पेपर बना है। जो बच्चों की आकांक्षाएं थी, इच्छाएं इसमें थी कि पेपर का लेवल थोड़ा कम रहेगा, लेकिन उसके हिसाब से पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई है इसमें। लेकिन अगर अपने एसएसटी की बात करते हैं तो विशेष अपने पॉलिटिकल साइंस की बात करें, उसमें मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन पे आपत्ति आ सकती है। जैसे उसने पूछा था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी सदस्य होते हैं, लेकिन इसने ऑप्शन में क्या दिया है कि संसद के मनोनीत सदस्य। लेकिन मनोनीत के साथ में शब्द क्या ऐड हो सकता है कि इसमें निर्वाचित शब्द ऐड होना चाहिए था। लेकिन इसमें अगर ऑप्शन देखें तो मान सकते हैं इसको कि सही है, लेकिन प्रॉपर लैंग्वेज के हिसाब से इसको सही नहीं कह सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जिन्होंने इस प्रश्न को अगर गलत भी किया है, इसकी जगह को दूसरा ऑप्शन लिया है, तो क्या उसको ये अंक मिलेगा? सर मेरे हिसाब से मानना है कि इसमें हो सकता है कि इस क्वेश्चन को डिलीट किया जा सकता है, लेकिन कभी कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। लेकिन मेरे सब्जेक्ट की अगर तुलना करते हैं, 3 पेपर हुए थे इसमें, कि तीनों में जो सेकंड पेपर हुआ था जो अपने 24 तारीख को उस मॉर्निंग वाला, उसका स्तर अन्य की तुलना में ज़्यादा हाई है, कि उसमें जिस रीट के हिसाब को लेवल को ध्यान में रखते हुए उससे थोड़ा हाई बनाया गया। लेकिन जो बाकी दोनों पेपर हैं उसका स्तर अच्छा है, बच्चे जो इसने पढ़ा है आराम से उनको कर सकते हैं। ठीक है। आप बताइए चौधरी साहब, चूँकि आप अभी पर्चा भी आपके पास है, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिसमें आपको लगता है कि प्रश्न भाषा की दृष्टि से गलत है या ये पाठ्यक्रम से बाहर है? जी, हिस्ट्री के तीनों पेपर में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री का एवरेज से बहुत उच्च स्तरीय पेपर रहा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं। अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस में टॉपिक को बिल्कुल डिफाइन कर रखा है। परीक्षार्थियों का कहना है ये तो आईएएस लेवल का प्रश्न पूछा है, विशेष रूप से हिस्ट्री की बात करें तो। हाँ जी बिल्कुल, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में अपन देखने को मिलता है, या कुछ 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो इक्वल टू नेट के अकॉर्डिंग है, जिसके अंदर आप अरिक मेंडू के बारे में बात करते हैं तो उनके जो स्टेटमेंट है वो नेट के पेपर से उठाया गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो बैरीगोजा जो बंदरगाह है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं वो स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन थे। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन ऐसे हिस्ट्री में आपको देखने को मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस अगर हम रिकमेंड करें तो संभवतः वो डिलीट हो सकते हैं। कौन से प्रश्न हैं? अगर चौथी शिफ्ट में देखा जाए तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सातवां वंश के किस शासक को एक ब्राह्मण या क्षत्रिय कहकर पुकारा है। तो सातवां वंश कोर्स के अंदर है ही नहीं अगर देखा जाए तो, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर वैदिक एंड इंडस वैली एंड मौर्याज एंड गुप्ताज सीधा दे रखा है, मौर्योत्तर काल नहीं दे रखा है। तो ये मौर्योत्तर काल से संबंधित जो टॉपिक है सातवां वंश, जो हमारे कोर्स में न होने के बाद भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो एक दूसरे पेपर के अंदर आपको महावीर स्वामी का वंश पूछा गया है। हालांकि ये बहुत सीधा क्वेश्चन है, लेकिन महावीर स्वामी का वंश अगर देखा जाए तो इक्ष्वाकु वंश है और उसमें लिच्छवी दे रखा है। तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हम लिच्छवी की साइड में जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये प्रॉपरली ऑप्शन इक्ष्वाकु वंश होना चाहिए, लिच्छवी। क्या लगता है ये डिलीट होगा? अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में लिच्छवीनर लिखकर इक्ष्वाकु वंश दिया गया है। तो अगर स्टूडेंट कोट करेंगे तो डेफिनेटली ये डिलीट होने की प्रबल संभावना रहती है। इसके अनुसार एक पेपर में क्वेश्चन देखा जाए तो
मुगल काल से जो संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुगल काल के अंदर सिर्फ मुगल प्रशासन और मुगल राजपूत संबंध दे रखा है, जबकि इसके अंदर इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं या अकबर की सुलेख पूछा गया है। तो अकबर की सुलेख को अगर हम साहित्य से लिटरेट करके देखा जाए तो उसको हम सही मान सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था मुगल काल की हमारे कोर्स में नहीं दे रखी है। फिर भी अर्थव्यवस्था से 2 क्वेश्चन अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात की जाए तो हिस्ट्री में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ सिलेबस है, और अगर बच्चा कोट करता है तो बच्चों को बेनिफिट मिल सकता है। 4 क्वेश्चन लगभग बेनिफिट ऑफ डाउट लग रहे हैं। और पुरातत्व की बात कर रहे थे, एक प्रश्न आप कह रहे थे। ये क्वेश्चन आज़ादी के समय या 1947 में भारतीय पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष पूछा गया है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग सीधा कोर्स में है ही नहीं, लेकिन ये रिलेटेड करके दिया गया है। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में भी बेनिफिट ऑफ डाउट स्टूडेंट को मिल सकता है या संभावना बनती है। ओरल बात करें पेपर की, तो पेपर का स्तर आप क्या मानते हैं? पेपर हिस्ट्री का पेपर जो है एवरेज से बहुत ज़्यादा हाई था। पात्रता परीक्षा होने के बावजूद भी इतना लेवल का पेपर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के इक्वल पूछा जा रहा है, तो ये बच्चों के साथ अगर देखा जाए तो थोड़ी नाइंसाफ़ी है। ठीक है, ये कहना है कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो आप ये मानकर चल रहे हैं कि निश्चित रूप से जो पास होंगे विद्यार्थी उनकी संख्या कम हो जाएगी? जी बिल्कुल। अगर पेपर ओवरऑल देखा जाए तो साइकोलॉजी में भी अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अच्छा, जिन विद्यार्थियों का सही हो गया, हालांकि ये सिलेबस से बाहर है, लेकिन अगर उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर सही दे दिया और जिन्होंने गलत दे दिया उनको तो आप कह रहे हैं डिलीट हो जाएगा, तो नंबर मिल जाएंगे, उनके साथ क्या होगा? जिस बच्चों ने सही किया है तो उनको कहीं न कहीं ओवरऑल लॉस होगा, लेकिन ये एक पात्रता परीक्षा है तो इसमें उस क्वेश्चन को सभी के जो मार्क्स हैं उसमें ऐड करके सभी के साथ में भेदभाव न करते हुए सभी को सही प्रॉपरली मार्क्स आने चाहिए। प्रवीण जी स्वामी मेरे साथ है। प्रवीण जी, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को लेकर के बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है बहुत से विद्यार्थियों को कि यार इंग्लिश का पेपर आएगा, कैसे कर पाऊँगा। क्या मानते हैं, किस तरह का स्तर था? क्या आपको लगता है जो अपेक्षा थी वैसा ही प्रश्न पत्र आया? जी सर, सबसे पहले अपनी खबर के सभी दर्शकों को प्रवीण स्वामी की तरफ से नमस्कार। आर्टेट 2011, आर्टेट 2012, रीट 2016 और रीट 2018-2021 इन सभी भर्तियों का अपन एनालिसिस करें इंग्लिश के संदर्भ में तो पीछे के जो पेपर अपन देखें तो इम्बैलेंस्ड पेपर अपन बोल सकते हैं। जैसे हमारे इंग्लिश के सिलेबस में लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश में अपन देखें तो 6 यूनिट है सिलेबस की। जैसे फोनेटिक्स के क्वेश्चन जो है आर्टेट 2021 में अपन देखें, रीट 2021 में तो 2 या 3 क्वेश्चन पूछे हैं, जबकि एक यूनिट के आधार पे अपन देखें तो 5 क्वेश्चन बनने चाहिए। तो पिछली बार की तुलना में अपन कहेंगे जो भी भर्तियां उसके आधार पे इंग्लिश के बारे में अपन यूँ कह सकते हैं कि बैलेंस्ड पेपर बन के आया है। अच्छा, पिछली की तुलना में अच्छा पेपर बन लेकिन के जो आया है। प्रतियोगी है उनका तो कहना है कि फोनेटिक्स जो है वो हमारे लिए बहुत कठिन रहा, काश ये नहीं होता तो नंबर बन जाते। हाँ, हालांकि सिलेबस में उन्होंने बेसिक नॉलेज मेंशन किया हुआ है। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस जो जारी कर रखा है उसमें फोनेटिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स दे रखा है। उसका ट्रांसक्रिप्शन वाला जो पोर्शन उसमें इंक्लूड नहीं कर रखा। अब की बार पूछा क्या, ट्रांसक्रिप्शन पूछा है। लेकिन फिर भी जैसे हमारी प्रयास जैसी इंस्टीट्यूट है जो थोड़ा सा गहनतम स्तर की तैयारी करवाती, तो हमने बच्चों को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वगैरह भी करवाए हैं। तो हमारे अभ्यर्थी हैं उनको तो मेरे हिसाब से उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार की किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। सब इन्होंने अच्छे से किया है। हाँ। ठीक है जी सर। एक सवाल और मैं लेता हूं आपसे। आपने कहा कि ठीक है हमने अपने स्तर पर इनको तैयारी करवाई, लेकिन अगर बात करें जैसे फोनेटिक्स की बात करें, इसको अतिरिक्त इसको छोड़ दिया जाए तो जो अन्य हैं जो आपके सेक्शन थे, क्या उसमें भी संतुलन था? जी सर, फोनेटिक्स के अलावा भी अपन देखें तो सारे बैलेंस्ड पेपर बोल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है सर। कोई ऐसा प्रश्न था जो गलत था? 2-4 क्वेश्चन जो होते हैं गलत वाला कोई इश्यू नहीं सर, कोई इश्यू नहीं है। 2-4 क्वेश्चन कठिनाई स्तर वाले हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन जो हैं वो डालते हैं, वो तो हर बार ही डालते हैं सर, अब की बार नहीं बोल सकते। हाँ, ओवरऑल पेपर का अपन स्टैंडर्ड अगर अपन देखें, पेपर का अपन लेवल अगर देखें तो उम्मीदों पे ये पेपर खरा नहीं उतरने वाला है, क्योंकि अब की बार रीट एक भर्ती परीक्षा नहीं है, पात्रता परीक्षा होने के बावजूद अपन पेपर का स्टैंडर्ड देखें तो काफ़ी जटिल रहे। जी, इस बार कहना है प्रवीण जी का कि चूँकि पात्रता परीक्षा है, भर्ती परीक्षा नहीं है, और उसको देखते हुए कठिन ज़रूर है, लेकिन पेपर का एक स्तर है। चलते चलते मैं जीएस चौधरी साहब से पूछना चाहूँगा। चौधरी साहब, अब चूँकि लगभग बच्चों ने तय भी कर लिया होगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन क्या हो उसको कह सकते हैं, पात्रता परीक्षा है, उसको उसने पास वो कर लेगा।
अब आगे के लिए उसको क्या करना चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए ताकि वो जो है शिक्षक बन सके और जो मेंस एग्ज़ाम है उसको पास कर सके? जी, जिस बच्चों ने एवरेज को क्रॉस कर लिया है, जो पात्रता का एक मानक निर्धारित कर रखा है, अगर 85 के आसपास सबके मार्क्स आ रहे हैं तो वो क्वालिफाइंग माने जाएंगे। और 2-4 दिन में सिलेबस मतलब भी ये तय मानें कि जिनके 85 नंबर आ रहे हैं उनकी पात्रता परीक्षा जो है ये मानकर चलें कि वो उसमें पास हो गए हैं। जी, अगर जनरल कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो सभी 85 वाले पास हैं, और जनरल के बच्चों को 90 प्लस नंबर लाने होंगे। 90 या 90 से अबव जिसके भी हैं वो सारे पात्र माने जाएंगे। जी। और क्या रणनीति होनी चाहिए? आगामी एग्ज़ाम संभवत जनवरी-फरवरी में होने की संभावना है, और 2-4 दिन में इनका सिलेबस भी आने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप तैयारी करिए, और विशेष रूप से एनसीईआरटी एंड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दोनों जो पुस्तकें हैं उनको आप फॉलो करें। कौन कौन सी बुक्स है वो? सभी सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी की बुक्स जो चल रही है, और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो अपनी राजस्थान जीके से संबंधित या हिस्ट्री पॉलिटी कोई ज्योग्राफी संदर्भ पुस्तकें जिनका हवाला आप देना चाहेंगे जिसको पढ़ करके विद्यार्थी और ज़्यादा आश्वस्त हो जाए? हाँ, इसके अंदर जो अपने कोर्स में यूनिवर्सिटीज़ में बुक्स जो चलती है उन बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा मेन रूप से जो टारगेट किया जाना चाहिए वो एनसीईआरटी का लेवल 10th ही। आपका तो सीधा सीधा फोकस एनसीईआरटी है? जी बिल्कुल। विनोद जी, आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी जो अगर उसको घोट कर पी जाएं, अगर साधारण भाषा में कहें, तो पास है? सर देखिएगा, जैसे अभी अपनी पात्रता परीक्षा हुई है कि इसके अंदर एनसीईआरटी से लगभग 90% अबव क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अभी अगर आपने ध्यान दिया हो, उसमें हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में तो लगभग 11th और 12th की बुक से ही क्वेश्चन आए हैं सारे। वैसे अगर देखा जाए, बात करें राजनीति विज्ञान की, क्या संपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी से आए? हाँ सर बिल्कुल, जो इसमें क्वेश्चन है लगभग इसमें 99% एनसीईआरटी बुक से ही आए हैं, और उन्होंने उसका लेवल 10th न रख के उसने 12th तक ले गए हैं। तो मेरा विद्यार्थियों से यही कहना है कि मेन परीक्षा के लिए आप 10th के अलावा 11th-12th की बुक्स को भी अवश्य पढ़ें, क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जिस हिसाब से पात्रता में ऐसा हुआ है तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको 10th को ध्यान में 11th-12th की बुक को भी अवश्य पढ़ना चाहिए। प्रवीण जी, आपका क्या कहना है, क्या एनसीईआरटी पुस्तक पर्याप्त है? जी सर, बिल्कुल। इसके अतिरिक्त कोई ऐसी पुस्तक जो जिसका हवाला आप देना चाहेंगे, संदर्भ देना चाहेंगे? अंग्रेजी शिक्षण में तो सर सिलेबस जो होता है, जो एनसीईआरटी वाला जो है, मेरे विषय के बारे में अगर मैं बात करूं तो जनरली अपन देखें तो एनसीईआरटी का उससे कोई संबंध नहीं होता। अच्छा, ठीक है। जैसे टीचिंग मेथड का पार्ट आता है तो उसमें एनसीईआरटी कहीं नहीं मिलेगा, वो तो सिर्फ बीएड वाला पोर्शन उसी में मिलेगा। फोनेटिक्स अपन देखें तो एनसीईआरटी बुक में 12th तक कहीं नहीं है, कॉलेज लेवल पे है। तो अंग्रेजी के बारे में तो अपन देखें तो ऐसा एनसीईआरटी का कोई लेना देना नहीं है। बाकी एसएसटी के एस्पिरेंट होते हैं, साइंस के जो एस्पिरेंट होते हैं, उनका जो सब्जेक्ट होता है उसमें रामबाण का काम करती है एनसीईआरटी बुक जो। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम तीनों एक्सपर्ट हैं जिनका ये कहना है कि एनसीईआरटी पर पूरा फोकस रखना है। विनोद जी का तो ये तक भी कहना है कि 99% प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए आगामी जो आपकी रणनीति है वो एनसीईआरटी को पूरी तरह से गहनता से उसका अध्ययन करें। इसी के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।